नमस्कार श्रोताओं, शाम के 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। तमाम स्पोर्ट्स खबरों पर नजर और इस पर एक्सपर्ट्स की राय होगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजीव कुमार। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सिडनी में चल रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए हैं। पहली पारी के आधार पर मेजबान टीम ने 197 रन की बढ़त बनाई है। आई लीग के पहले दिन के मुकाबले में मोहम्मडन एफसी और मिनर्वा ने अपने अपने मुकाबले जीतकर 3-3 अंक हासिल किए। इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद बेंगलुरु एफसी का मुकाबला ईस्ट बंगाल से होगा और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम इस महीने 17 से 24 जनवरी के बीच चिली में मुकाबला खेलेगी। सिडनी में चल रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए थे। पहली पारी के आधार पर मेजबान टीम ने 197 रन की बढ़त बना ली है। लाबुशा ने 47 जबकि स्टीव स्मिथ 29 रन बनाकर मैदान में हैं। दूसरी पारी में भारत की ओर से मोहम्मद सिराज और रविचंद्रन अश्विन ने एक एक विकेट लिए। मैच के तीसरे दिन क्या कुछ हुआ ये जानने के लिए रुख करते हैं हमारी सहयोगी नईम अख्तर का। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 197 रन की बढ़त बना ली है। तीसरे दिन भारत ने 2 विकेट पर 96 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। भारत की पहली पारी 244 रन पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 94 रन की अहम बढ़त हासिल की। इससे पहले मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 338 रन पर सिमटी थी। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के वक्त ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 103 रन बनाए थे। मार्नस लाबुशा ने 47 जबकि स्टीव स्मिथ 29 रन बनाकर खेल रहे थे। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहला टेस्ट खेल रहे विल पुकोव्स्की मोहम्मद सिराज की गेंद पर 10 रन बनाकर आउट हुए। उनका कैच चोटिल ऋषभ पंत की जगह विकेट कीपिंग कर रहे रिद्धिमान साहा ने लिया। आर अश्विन ने अपनी दूसरी ही गेंद पर डेविड वार्नर को एलबीडब्ल्यू कर भारत को बड़ा झटका दिलाया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के वक्त मार्नस लाबुशा ने 69 गेंद पर 47 जबकि स्टीव स्मिथ 63 गेंद पर 29 रन बनाकर खेल रहे थे। तीसरे दिन की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही और कप्तान अजिंक्य रहाणे 22 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हो गए। दूसरे दिन हनुमा विहारी के रूप में भारत को दूसरा झटका लगा जब 4 रन के स्कोर पर वो रन आउट होकर वापस लौटे। पुजारा ने 174 रन पर अपना अर्धशतक पूरा किया। ये टेस्ट इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे धीमा अर्धशतक रहा। जोश हेजलवुड ने भारतीय टीम को जोरदार झटका दिया जब 36 रन पर बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत को डेविड वार्नर के हाथों कैच करवाया। कमिंस ने भारत को करारा झटका देते हुए अर्धशतक बनाकर खेल रहे चेतेश्वर पुजारा को आउट किया। 176 रन पर वो 50 रन बनाकर विकेटकीपर टिम पेन को कैच दे बैठे। आर अश्विन 10 रन बनाकर रन आउट हुए। इसके बाद नवदीप सैनी आउट होकर वापस लौटे। जसप्रीत बुमराह भारतीय पारी में रन आउट होने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। पहली पारी में भारतीय टीम को पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा। 26 रन के स्कोर पर जोश हेजलवुड ने उनको अपनी ही गेंद पर कैच कर आउट किया। इसके बाद टेस्ट में अपना पहला अर्धशतक बनाने वाले शुभमन गिल 50 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली पारी में पैट कमिंस ने 29 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। जोश हेजलवुड ने 2 जबकि मिचेल स्टार्क ने 1 विकेट लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया भारत से कितनी बढ़त बना पाता है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। संजीव, अगर हम देखें मैच के बारे में तो आज जिस तरह से 197 रन की जो है बढ़त बना ली है ऑस्ट्रेलिया ने, और किस तरह से देखते हैं कल क्या कुछ रहेगा, क्या टारगेट देना चाहेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत को? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी बहुत आगे है इस मैच में। अपर हैंड है उनके पास, एज एडवांटेज, और मेरा तो मानना है कि करीब 70-80% से ज्यादा उनके हाथ में अभी मैच है। भारत के पास जो चांसेस हैं, भारत के लिए तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि 2 खिलाड़ी इंजर्ड हैं और जैसी खबरें आ रही हैं कि जडेजा अब बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत के पास एक बॉलर शॉर्ट है और मैच के आखिर में आज ये देखने में आया कि बुमराह भी थोड़े फिट नहीं नजर आ रहे थे और ऐसा सुनने में आया है कि उनके भी पेट में थोड़े क्रैम्प्स आ रहे थे। तो अब वो पूरी तरह ऋषभ पंत भी घायल हो गए हैं। तो अब 3 खिलाड़ी आपके इंजर्ड हैं और ऑस्ट्रेलिया ने इतनी बड़ी बढ़त ले ली है। 2 बैट्समैन उनके बहुत सबसे अच्छे बैट्समैन जो है वो क्रीज पर है
और जमे हुए हैं। तो और तेजी से उन्होंने रन भी बनाए, 3.5 के औसत से रन बनाए। तो मुझे लगता है कि वो कल भी शुरुआती कुछ देर रुकने के बाद बहुत तेजी से रन बनाएंगे और जितना ज्यादा हो सके। भारत के लिए बस एक ही मौका है, उनकी बॉलिंग अगर अश्विन थोड़ा अच्छा करे, बुमराह पूरी तरह फिट हो, सिराज और सैनी भी सपोर्ट करें, तो संभव है कि भारत जल्दी जल्दी विकेट लेके और कम से कम टारगेट जो है 250-300 के आसपास। हालांकि अभी की स्थिति में बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी भी हाल में ऑस्ट्रेलिया 350 से कम का टारगेट नहीं देना चाहेगा। और जिस तरह से ऑड इवन देखिए, कुछ बॉल ऊपर रह रही है, कुछ नीचे रह रही है, अनइवन बाउंस देखने को मिला है। तो ऐसे हालात में मुझे लग रहा है कि रन बनाना 4th इनिंग्स में बहुत मुश्किल होगा, ऐसे में जबकि आपके 2 खिलाड़ी इंजर्ड हैं। जी हाँ, और इसके साथ अगर हम देखें तो लबुशेन भी अभी क्रीज पर डटे हुए हैं, 47 रन बनाए हैं उन्होंने। स्टीव स्मिथ एक अच्छी पारी उन्होंने पहले भी खेली थी, 29 रन जो है बना के अभी क्रीज पर हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया आपको क्या कुछ स्ट्रैटेजी लगती है कि एक बड़ा लक्ष्य देगी भारत को, या एक मीडियम स्कोर करके भारत को वो लक्ष्य देना चाहेगी? देखिए, अभी 2 दिन का खेल बाकी है, 180 ओवर तो होने हैं। अब इसमें आप 10-15 ओवर और जो नुकसान हुआ है वो भी जोड़ दें, क्योंकि आधा घंटा जल्दी खेल शुरू होगा। तो अगर 180 पूरे ओवर भी मान लें तो 180 ओवर में ऑस्ट्रेलिया अभी इतनी जल्दी अगर वो आउट नहीं होते हैं तो वो बड़ा से बड़ा टारगेट देना चाहेंगे। मुझे लगता है कि कम से कम वो 50-60 ओवर्स तो और खेलना ही चाहेंगे, उससे ज्यादा ही खेलना चाहेंगे, कम नहीं खेलना चाहेंगे। और किसी भी तरह भारत को 350 नहीं 400 रन का भी लक्ष्य देना चाहेंगे। अगर वो इसी तरह बैटिंग करते रहे तो मुझे लगता नहीं है कि उनके लिए 200 रन और बनाना मुश्किल होगा। ऐसे में जबकि भारत के साथ एक बॉलर शॉर्ट है और बाकी के जो बुमराह अगर अनफिट होते हैं, फुल अगर स्ट्रेंथ के साथ बॉलिंग नहीं करते तो वो एक और बड़ी समस्या होगी भारत के पास। जी हाँ, और अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज की और नवदीप सैनी, ये 2 ऐसे नए यंगस्टर हैं जिन्हें टीम में शामिल किया गया और ये अपना डेब्यू मैच भी खेल रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से इनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं? हालांकि आज मोहम्मद सिराज की अगर हम बात करें तो उनको 1 विकेट मिल गया है। अभी नवदीप सैनी, रविचंद्रन अश्विन ने भी 1 विकेट लिया है, लेकिन जो गेंदबाजों की भूमिका है वो अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल, पहले तो गेंदबाजों की भूमिका होगी और भारत उम्मीद करे कि कल जैसे एडिलेड में हुआ था कुछ ऐसा कोलैप्स हो जाए, 36 रन तो नहीं बट कम से कम रन, अगले 2-3 विकेट जल्दी गिरा के और दबाव बनाए और 300 का टारगेट मिले या उसके आसपास का टारगेट मिले। लेकिन वो गेंदबाजों की आप जो भूमिका कह रहे हैं वो तो होगी ही, बल्लेबाजों की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि गेंदबाज अपना काम कर रहे हैं, बल्लेबाज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो बल्लेबाजों को अपना काम करना है, गेंदबाज तो उनके पास टारगेट यही होगा कि जितने कम से कम रन पर आउट करें, क्योंकि कोई भी टारगेट 300 से ऊपर बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे आपसे अजिंक्य रहाणे की पारी के बारे में बात करना चाहेंगे कि उन्होंने 22 रन का योगदान दिया 70 रन में, लेकिन उसके साथ ही एक बड़ी जो अहम बात रही कि चेतेश्वर पुजारा 176 बॉल पे उन्होंने 50 रन बनाए और ये अब तक का जो है हम ये कह सकते हैं कि सबसे धीमी गति से बनाया गया अर्धशतक है। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल तो नहीं है, क्योंकि और भी बैट्समैन हैं जिन्होंने इससे ज्यादा गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई है, बट चेतेश्वर पुजारा ने अपनी सबसे स्लोएस्ट हाफ सेंचुरी बनाई है। और मैच के बाद उनका यही कहना था कि जो बेस्ट हो सकता था मैंने किया है। हालांकि एलन बॉर्डर है या फिर रिकी पॉन्टिंग है, उन सब ने कहा है और भी एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो बहुत धीमा खेल रहे हैं, तो इससे प्रेशर आ रहा था दूसरे छोर पे जो बैट्समैन है उनके ऊपर। थोड़ा खुलकर खेलना चाहिए था, लेकिन देखिए कहना अलग बात है, वहां जिस तरह परिस्थितियां थी, चेतेश्वर पुजारा ने एक छोर संभाला हुआ था, वो जैसे ही आउट हुए उसका कोलैप्स शुरू हो गया। तो उनकी पारी की अहमियत अपनी जगह तो है ही, क्योंकि एक छोर उन्होंने संभाल रखा था, दूसरे छोर से खुलकर खेलना चाहिए था कुछ और बाकी के जो बैट्समैन हैं, लेकिन उन्होंने भी वही अप्रोच अपनाया
और तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की भी, क्योंकि उन्होंने बहुत कम लूज गेंदें दी और लगातार प्रेशर बनाए रखा, शॉर्ट बॉल का अच्छे से इस्तेमाल किया। और देखिए जिस तरह से पैट कमिंस की बात करें तो जी कितना मतलब अनुभव है, टेस्ट के बेस्ट बॉलर है वो जी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको संभाला जी। और पैट कमिंस ने अगर हम देखें तो करीब 21 ओवर लगभग उन्होंने किए, जिसमें उन्होंने 29 रन देकर 4 विकेट दिए। इकोनॉमी उनकी 1.33 है, तो बड़े ही जबरदस्त उन्होंने गेंदबाजी की है। देखिए टेस्ट में नंबर 1 बॉलर है और उनके पास तमाम अनुभव है, अपना घर का माहौल है, घर का मैदान है और उस मैदान को, उस जगह को आप अच्छे से समझते हैं। तो पैट कमिंस तो पैट कमिंस है और भूलना नहीं चाहिए कि शायद उनकी इन्हीं जो है खासियत के चलते आईपीएल में 15.5 करोड़ रुपए में उनको खरीदा गया था। ये अलग बात है कि यहां बहुत सफल नहीं रहे, बट टेस्ट में वो जो स्किल्स चाहिए वो उनके पास है। और जिस तरह से उन्होंने वो जो 2 विकेट नई गेंद से लिए और वो उसके बाद कोलैप्स शुरू हो गया भारत का, तो पैट कमिंस की बहुत बड़ी भूमिका रही और पैट कमिंस इसी वजह से टेस्ट में बेस्ट बॉलर है। और उनका साथ जिस तरह से जोश हेजलवुड ने दिया, और उन्होंने भी आज 21 अगर कुल मिलाकर हम देखें तो 21 ओवर किए और जिसमें से उन्होंने 43 रन दिए और उनकी भी इकोनॉमी जो है 2 विकेट हासिल किए, 2.04 रही। तो एक अच्छी हम कहेंगे अच्छे बॉलर होने का जो उन्होंने यहाँ पे जिस तरह से मुजाहरा किया है, बहुत अच्छा खेले। हाँ बिल्कुल, देखिए हेजलवुड जो है आप याद करें तो पहले टेस्ट मैच में जो भारत 36 पे आउट हुआ था तो उनकी बड़ी भूमिका थी जी। तो हेजलवुड ने साथ दिया, क्योंकि एक बॉलर अच्छा करता है तो दूसरे छोर से भी अगर सपोर्ट नहीं मिले तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो दोनों छोर से जो प्रेशर बनाया था, बिल्टअप हुआ, उसी से भारत इतने प्रेशर में आया और इस तरह से भारतीय टीम बहुत फ्रीली स्कोर नहीं कर सकी। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक खबर ये भी आ रही है कि जिस तरह से ब्रिस्बेन में वहां पे जो है लॉकडाउन की वजह से जो चौथा टेस्ट होने वाला है उसके ऊपर जो है आशंका के बादल छाने लगे हैं। और जिस तरह से ये होने वाला है तो अगर ये चीज हुई तो कहीं ना कहीं शायद मैच के स्थान में भी बदलाव हो सकता है। देखिए उसके अगर बदलाव होने की बात आती है, वहां लॉकडाउन है, 3 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वहां पर लगाया गया है। अगर कुछ बदलाव होता है तो फिर अगला टेस्ट मैच भी सिडनी में खेला जाएगा जी। बहुत बदलाव होगा तो यही होगा। लेकिन आप देखिए कि बार बार ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियन टीम के सारे मेंबर्स जिनसे भी पूछा जा रहा है वो कह रहे हैं कि वो ब्रिस्बेन में ही खेलना चाहते हैं। और उसकी वजह ये है कि ब्रिस्बेन में बहुत बाउंसी पिच होती है और बहुत मूवमेंट होता है पिच में, और वहां पर भारत के खिलाफ 100% रिकॉर्ड है। और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का देखें तो ब्रिस्बेन में उनके, जहां तक मुझे याद है, 65% उनका विनिंग रिकॉर्ड है। तो वो वहां खेलना चाहते हैं और भारतीय टीम जो वहां पे क्वारंटाइन के जो रूल्स है उनके सख्ती है, उनको देखते हुए चाह रही है कि यहीं पे सिडनी में ही मैच हो। और अब नजर डालते हैं फुटबॉल पर और बात करते हैं इंडियन सुपर लीग की, जिसमें अब से कुछ देर बाद बेंगलुरु एफसी का मुकाबला ईस्ट बंगाल से होगा। आइए सुनते हैं आज के इस मैच के बारे में हमारी सहयोगी दीपिका की ये रिपोर्ट। गोवा में चल रहे आईएसएल मुकाबले में अब से कुछ देर बाद सभी फुटबॉल प्रेमियों की नजरें बेंगलुरु एफसी और ईस्ट बंगाल के बीच होने वाले अहम मैच पर होंगी। छठे स्थान पर काबिज बेंगलुरु ने 9 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 में उसे जीत मिली है और 3 मैच हारे हैं, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे हैं और उसके कुल 12 अंक हैं। वहीं दूसरी ओर ईस्ट बंगाल 9वें स्थान पर है और उसने 9 मैचों में से सिर्फ 1 मैच जीता है, जबकि 4 मैच हारे और 4 मैच ड्रॉ रहे हैं। अगर गोल की बात करें तो बेंगलुरु ने 12 गोल किए हैं और इतने ही गोल खाए हैं। वहीं ईस्ट बंगाल ने 9 गोल किए हैं, जबकि 15 गोल खाए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हां, अगर संजीव देखें तो जिस तरह से आईएसएल मुकाबले में इन दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस रही है, हालांकि ईस्ट बंगाल जो है इस समय 9वें नंबर पर है और अब तक सिर्फ 1 मैच जीती है। देखिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईएसएल में के इतिहास में जी
बेंगलुरु की टीम ने लगातार 3 मुकाबले गंवाए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बेंगलुरु की टीम 3 मुकाबले लगातार हारी हो आईएसएल में। तो जाहिर है कि उनके टीम के साथ समस्या है और उससे उबरना होगा। और कई ऐसे चौंकाने वाले परिणाम भी आए हैं कि जो टीम नीचे चल रही है, लगातार खराब खेल रही है, अचानक उसने अपसेट कर दिया है, लीड पर चल रही टीम को हराया है। तो यहाँ पर बेंगलुरु को भी संभल कर रहना होगा और वापस विनिंग ट्रैक पर लौटना होगा। बिल्कुल। और अगर देखें तो मुंबई सिटी और एटीके मोहन बागान जो है, ये दोनों जो टीम है, ये पहले नंबर पे मुंबई सिटी काबिज है, जबकि दूसरे नंबर पर एटीके मोहन बागान है और 1 अंक का दोनों टीमों के बीच में फासला है और काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं ये दोनों टीमें। बिल्कुल 3 नंबर पे बेंगलुरु की टीम है और वो चाहेगी कि अब जो ऊपर जो चल रही है एटीके की टीम, उनसे फासला कम किया जाए और ऊपर की ओर वो बढ़े। फिलहाल उनके पास चांसेस हैं और ये एक दिलचस्प मैच हो सकता है। जी हाँ। बात करते हैं आई लीग की। आई लीग का जो सत्र है वो आज से कोलकाता में शुरू हो गया है। मोहम्मडन एससी और मिनर्वा ने अपने अपने मुकाबले जीतकर 3-3 अंक हासिल कर लिए हैं। दोनों ही टीमों ने मैच 1-1 गोल से जीता। वहीं दूसरी ओर आई लीग में शामिल नई टीम सुदेवा दिल्ली एफसी को मोहम्मडन एससी से हार का सामना करना पड़ा है। मोहम्मडन एससी ने पिछले साल अक्टूबर में आई लीग क्वालिफायर जीतकर इसमें जगह बनाई है। सुदेवा दिल्ली एफसी के कोच चेंचो डोरजी ने कहा है कि हमारे पास युवा टीम है जिसने काफी मेहनत की है। सुदेवा दिल्ली एफसी आई लीग में खेलने वाला दिल्ली का पहला क्लब है। वहीं दूसरी ओर मिनर्वा ने आइजुल एफसी को 1-0 से हरा दिया है। तो अब आई लीग की प्रतियोगिता शुरू हो गई है और जिस तरह से दिल्ली को पहली बार इसमें स्थान मिला है, क्या कुछ देखते हैं आप इस मैच में? देखिए, ये एक शॉर्टर थोड़ा होगा। पहले जैसे जितने मैचेस थे वो पैंडेमिक की वजह से इसको शॉर्ट किया गया, थोड़ा फॉर्मेट में बदलाव किया गया है और नई टीम को मौका दिया गया है। सबसे अच्छी बात है सुदेवा के साथ कि बेशक उसके कोच जो है काफी यंग है, बाहर से है, भूटान से है, 37-38 साल उनकी उम्र है, लेकिन उन्होंने जापान में बहुत सारे वहां पर रह के सीखा है, ट्रेनिंग कोचिंग के लिए है। और इस क्लब के लिए सबसे अच्छी बात है कि एक उनको छोड़ दें, उनके जो डोरजी कोच हैं जो कि बाहर से हैं, बाकी सारे प्लेयर्स इंडिया से हैं। उन्होंने पहले से कह रखा था कि हम इंडियन प्लेयर्स को मौका देंगे और 11 स्टेट्स से प्लेयर हैं। ऐसा भी नहीं कि दिल्ली के ही प्लेयर हैं, 11 स्टेट्स से और अलग अलग एकेडमीज से निकले हुए प्लेयर हैं और कुछ पहले से खेलते हुए प्लेयर्स हैं, कुछ नए प्लेयर्स भी हैं। तो जहां पर बाहरी प्लेयर्स को मौका देती है बाकी टीमें और जो वो अपने 11 में वो 3 रख सकती है, तो ये टीम ने इस पर भरोसा किया कि हम अपने लोकल टैलेंट्स को मौका दें। तो इसके साथ ये सबसे अच्छी बात है। बात करते हैं हॉकी की। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम इस महीने 6 मैचों के दौरे पर चिली जाएगी। कोरोना महामारी के ब्रेक के बाद लगभग 1 साल बाद टीम की ये पहली स्पर्धा होगी। भारतीय जूनियर महिला टीम ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 देशों का टूर्नामेंट खेला था। ये टीम अब 17 और 18 जनवरी को चिली की जूनियर टीम से खेलेगी। इसके बाद 20, 21, 23 और 24 जनवरी को चिली की सीनियर टीम से मुकाबला होगा। हालांकि कोच ने कहा है कि अक्टूबर में राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में लौटने के बाद इस टीम ने काफी मेहनत की है। क्या कुछ देखते हैं इस मुकाबलों में? आज सबसे पहले तो उनको ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है काफी समय बाद और अच्छी बात यह है कि पहले महिला टीम बाहर गई अर्जेंटीना और महिला मतलब सीनियर टीम, अब ये जूनियर लड़कियां जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों की प्रतियोगिताएं अब इंटरनेशनली शुरू हो रही हैं। जी बिल्कुल, ये स्वागत योग्य है। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। संजीव, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsoneir.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।